हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने मादा जनन तंत्र इट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था और आज हम बात करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, नर जनन तंत्र मानव के श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में से ही कौन कौन से पार्ट्स इसके मुख्य पार्ट्स होते हैं और इसकी फॉर्मेशन या रचना करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नर जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा वृषण होते हैं। इन वृषण के ऊपर एक छोटी वृषण के जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे अधिवृषण कहते हैं और अधिवृषण से एक कुंडलित नलिका निकलती है जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। ऐसे ही सेम इधर से शुक्रवाहिनी वृषण से निकलेगी और शुक्रवाहिनी खुलती है शुक्राशय के अंदर, जहाँ पर शुक्राणु इकट्ठे होते रहते हैं। वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है जो शुक्राशय के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। जस्ट इसके नीचे देखेंगे अपन तो एक तितली के जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे एक जोड़ी बल्ब के जैसी ग्रंथियां होती हैं। इन्हें हम बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के नीचे एक मासल स्ट्रक्चर होती है, मासल संरचना होती है जिसे हम सिस्न या पेनिस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नर जनन तंत्र का डायग्राम है। यहाँ पर होता है मूत्राशय, क्योंकि मूत्र मार्ग और जनन मार्ग मनुष्य के अंदर एक ही होता है। अब मैं एक एक पार्ट्स को डिस्क्राइब करूँगा। अगर मैं नर जनन तंत्र की बात करूँ तो ये श्रोणि क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर एक जोड़ा वृषण होते हैं। जो वृषण हैं वो एक थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, हमारे शरीर से बाहर होते हैं, जिसे हम वृषण कोश कहते हैं या इसे स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोश या स्क्रोटम के अंदर ही वृषण क्यों पाए जाते हैं, इसका एक रीजन है क्योंकि वृषण कोश का तापमान हमारे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो शुक्र जनन के लिए अति आवश्यक है क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर शुक्राणु का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, शुक्राणु का जनन नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। एक वृषण के अंदर 250 पालियां पाई जाती हैं जिन्हें वृषण पालियां कहते हैं। एक पाली के अंदर 3 से 5 अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं और एक शुक्र जनन नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है शुक्र जन कोशिका जो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं और एक होती है सर्टोली कोशिका जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। और 2 शुक्रजन नलिका के बीच में जो अवकाश पाया जाता है उसे अंतराली अवकाश कहते हैं और अंतराली अवकाश में ही अंतराली कोशिकाएं होती हैं और अंतराली कोशिकाएं नर जनन हार्मोन का स्रावण करती हैं जिसे टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन या पुंजन कहते हैं। इसके ऊपर अधिवृषण होता है, वृषण के ऊपर अधिवृषण पाया जाता है और अधिवृषण से एक नलिकानुमा संरचना निकलती है जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं और शुक्रवाहिनी से शुक्राणु होते हुए शुक्राशय में इकट्ठे होते हैं और शुक्राशय के माध्यम से ये सिस्टम के द्वारा मादा की योनि में छोड़े जाते हैं जहाँ निषेचन की क्रिया होती है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि है और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि हैं, इनसे एक तरल पदार्थ का सिक्रेशन होता है जो कि सीमन का पार्ट बनाते हैं। इस तरह से ये सभी भाग नर जनन तंत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। आपको एक PDF फाइल सेंड की जाएगी जिसके अंदर वृषण, जिसे हम प्राथमिक लैंगिक अंग भी कहते हैं, जब हमने मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था तो उसके अंदर प्राथमिक लैंगिक अंग थे अंडाशय। ऐसे ही नर जनन तंत्र के अंतर्गत प्राथमिक लैंगिक जो अंग होते हैं उन्हें हम वृषण कहते हैं। वृषण कोश के अंदर होते हैं। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवाना चाहूँगा। एक वृषण में 250 पालियाँ पाई जाती हैं जिन्हें वृषण पालियाँ कहते हैं। वृषण पाली के अंदर 3 से 5 अति कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएँ होती हैं। एक शुक्रजन नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। शुक्रजन कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को पोषण देती हैं। 2 शुक्रजन नलिकाओं के बीच में पाए जाने वाले अवकाश को अंतराली अवकाश कहते हैं और अंतराली अवकाश में अंतराली कोशिकाएं होती हैं
जो नरजनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का स्रावण करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको नरजन तंत्र के बारे में पढ़ना है। वीडियो को देखते हुए आपको PDF फाइल में से अपने वर्क को कंप्लीट करना है। इट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच। और एक टॉपिक छोटा सा और है, इससे रिलेटेड मैं उसको भी कराना चाहूँगा, उसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे अलग से। सबसे पहला है युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब है वृषण से और अंडाशय से, अंडाशय से अंडाणु के निर्माण की क्रिया अंडजनन कहलाती है, और वृषण से शुक्राणु के निर्माण की क्रिया शुक्रजनन कहलाती है, और शुक्राणु और अंडाणु के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। यानी इसी से रिलेटेड ये 4 पॉइंट्स हैं। दूसरा है निषेचन। पहला है युग्मक जनन, युग्मकों के निर्माण की क्रिया। दूसरा है निषेचन, नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने को या संलयन को हम निषेचन कहते हैं। जब नर और मादा युग्मक जुड़ते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे युग्मनज। जब निषेचन की क्रिया होती है तो जो सबसे पहले भ्रूण की अवस्था बनती है द्विगुणित, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। और एक छोटा सा पार्ट आएगा इसमें विदलन। जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं। 2 कोशिकाएं 2 से 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से लगातार समसूत्री विभाजन होता है, जिसे हम विदलन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नरजन तंत्र मादन तंत्र जो आप पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट 4 पॉइंट्स आपको पढ़ने थे। युग्मक निर्माण की क्रिया अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयित होना जुड़ना निषेचन, निषेचन के बाद जो संरचना बनेगी युग्मनज, और युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होंगे उसे हम विदलन कहते हैं। इन टॉपिक्स की मैंने आपको PDF फाइल सेंड की है, जिसमें से आप अपना वर्क कंप्लीट करें। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।